बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं हूं असद हबीब कासमी। आज जो हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट 2। आज जो हम कवर करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग फेज, एस्टेब्लिशिंग द गोल्स एंड आउटकम एंड एलाबोरेट करेंगे हम निमोनिक स्मार्ट इन द गोल। गोल के अंदर एक वर्ड यूज होता है स्मार्ट, हम उसको देखेंगे कि स्मार्ट का मतलब क्या है। प्लानिंग क्या है कि कोई प्रोग्राम सेट करना, कोई लेआउट तैयार करना। प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस को हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। नर्सेज आइडेंटिफाई गोल्स एंड आउटकम्स, आइडेंटिफाई करता है कि उसके गोल्स क्या हैं फॉर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। जो डायग्नोसिस फेज के अंदर उसने सेट कर लिए कि स्टेटमेंट के इसको ये वाली प्रॉब्लम है, और उसका आउटकम भी देखा जाएगा इसी प्लानिंग के अंदर कि जो हम इस पे अप्लाई करेंगे इंटरवेंशन, उसके नतीजे में जो तो देखेंगे कि उसके आउटकम के तौर पे ये प्रॉब्लम कितनी देर के अंदर और किस स्टाइल में उसकी प्रॉब्लम कम होगी। नर्सेज आइडेंटिफाई गोल्स एंड आउटकम फॉर द पेशेंट केयर बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये तो थी डेफिनेशन। अब हम इसके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिश करता है प्रायोरिटीज। Priority helps the nurse organize the patient's nursing diagnosis into format that promote effective planning। अब देखिए प्रायोरिटी का मतलब क्या है, प्रेफर किया जाएगा, तरजीह। लफ्ज प्रायोरिटी की मतलब है तरजीह देना। तो जो डायग्नोसिस बनी, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट पे 3 बनी, तो तीनों में से कौन सी पहले अप्लाई की जाएगी, कौन सी दूसरे नंबर पे और कौन सी तीसरे नंबर पे। अब इसका छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि एक पेशेंट को सिवियर पेन है और उसी पेशेंट को एंजाइटी भी है। क्या एंजाइटी और पेन एक ही कंडीशन में है? अच्छा, वो एंजाइटी मिसाल के तौर पे उस पेशेंट को है ही पेन की वजह से, तो क्या हम एंजाइटी पे जाएंगे या पेन पे जाएंगे? पेन पे जाएंगे, इसलिए कि वो पेन ही एंजाइटी करवा रहा है। अच्छा, उस प्रायोरिटी के नतीजे में फिर हमें क्या मिलता है? इट हेल्प्स द नर्स ऑर्गेनाइज द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बनी, प्रायोरिटाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइज करने में हमें आसानी हो जाएगी। इनटू फॉर्मेट दैट प्रोमोट्स इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग करनी है तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? गोल्स की डेवलपमेंट करते हैं, गोल्स बनाते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एस्टेब्लिश क्राइटेरिया बाय विच द केयर प्लान्स इफेक्टिवनेस इज इवैल्यूएटेड। गोल बनेंगे, वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो बनेंगे तो पता चलेगा ना। हमारे पास गोल ही नहीं होंगे, हम जस्ट जाएंगे और हम जाके इंटरवेंशन करना शुरू कर देंगे, तो हमें आइडिया हो पाएगा? जो प्लानिंग बनेगी उसमें चेकलिस्ट की लाइक होगा कि एक पेशेंट को अगर मिसाल के तौर पे 3 प्रॉब्लम्स हैं, टेम्परेचर रेज है, बॉडी एक है और एंजाइटी है, तीनों की डायग्नोसिस बनेगी। भाई पेशेंट को टेम्परेचर रेज है, हाइपरथर्मिया डायग्नोसिस बनी, और पेशेंट को बॉडी एक है, डिस्कम्फर्ट बनी, और पेशेंट को एंजाइटी है तो एंजाइटी की बनी। तो तीनों की डायग्नोसिस अलग बनेगी, तीनों के प्लान बाकायदा प्रॉपर बनेंगे। हाइपरथर्मिया के लिए हम इसको कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए हम काउंसलिंग करेंगे, और बॉडी एक के लिए जो उसके रेलेवेंट इंटरवेंशन बनती है वो बनाएंगे ताकि ये तीनों रिड्यूस हो जाए। एंड नाउ यू कैन इमेजिन दैट हाउ नर्सिंग इज नोबल। कि मरीज की जो ज़रा सी भी तकलीफ है ना, उसको कम करने के लिए एफर्ट दे रहा है ना। हेल्प्स टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द नर्सिंग इंटरवेंशन। जो नर्सिंग इंटरवेंशन हम करेंगे उसके लिए ये हेल्प करता है, गाइड करता है। एंड एस्टेब्लिश क्राइटेरिया बाय विच द केयर प्लान्स इफेक्टिवनेस इज इवैल्यूएटेड। प्लान कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए, और यहाँ पे कुछ क्या है? प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। गोल डेवलपमेंट की बात चल रही है तो एक निमोनिक है स्मार्ट। एस फॉर एम फॉर, ए फॉर, आर फॉर, टी फॉर। ये सिर्फ नर्सिंग प्रोसेस में नहीं, ये आपकी होल लाइफ में काम आने वाला है। अगर आप व्हेन डेवलपिंग द गोल, और इसी सेंटेंस को आप इस तरह लो कि आप गोल डेवलप कर रहे हो किसी भी जिंदगी का काम करने में, आप घर बनाने में गोल डेवलप कर रहे हो। एस फॉर स्पेसिफिक, क्या करना आप चाह रहे हो आपको क्लियर होना चाहिए। जो चीज एक्ट आप करने वाले हो, मिसाल के तौर पे आपके गोल में है कि आप पीएचडी करना चाहते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाहते हो, तो आप स्पेसिफाई करो पहले खुद को। अब मुझे लाइन जो पकड़नी है वो एजुकेशन वाली। आप चाह रहे हो पीएचडी करना, लेकिन आप सर्विसेज में जा रहे हो या किसी बिजनेस में पड़ गए हो, इसका मतलब आपका गोल स्पेसिफिक है ही नहीं। अब क्लियर हुई बात? चले, मेजरेबल, आप वो गोल बनाओ
जिसको आप मैयर कर सको कि ये इस टाइम के अंदर इतना खर्चा लेगा, इतनी एनर्जी मांगेगा और ये सब चीज़ें होंगी। और अटेनेबल, कि वो करो जो आप अचीव कर सको। मिसाल के तौर पे आप चांद पे जाना चाहते हो, लेकिन आप अटेन करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या जा पाओगे? कन्फ्यूजन होगा या क्लियरिटी होगी? गोल भी अचीव नहीं होगा, आप भी अनक्लियर हो गए, कन्फ्यूज रहोगे। क्लियर है बात? अच्छा, और रेलेवेंट, वो गोल सेट करो जो आपके इंटरेस्ट, लाइफ सेटिंग उससे रेलेवेंट हो। मिसाल के तौर पे आप पीएचडी करना चाहते हो इन नर्सिंग और आप इंजीनियरिंग में जाके दाखिला लो, तो क्या आप नर्सिंग की पीएचडी कर पाओगे? है ना? तो रेलेवेंट रखो हमेशा। और क्या, टाइम बाउंड, उसका जो भी उसका स्पेसिफिक टाइम है वो सेट कर लें आप। क्यों? अगर आपने टाइम बाउंड नहीं किया तो आपके पास मोटिवेशन नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पे एमएसएन करना है, अब हमारा गोल बना हुआ है कि हमने इसी ईयर के अंदर एडमिशन लेनी है, तो अगर बिलफर्ज किसी इंस्टीट्यूट में हमारी एडमिशन नहीं भी होती, लेकिन हमारा माइंड क्लियर है, टाइम सेट किया हुआ कि इसी टाइम के अंदर हमें एडमिशन लेनी है और 2 या 2.5 साल के अंदर अंदर हमें एमएसएन कर लेनी है, तो हमारे पास मोटिवेशन रहेगी और हमारी एफर्ट्स फिर उस लेवल की होंगी। लेकिन हमारे माइंड में है कि हमने एमएसएन करनी है, लेकिन हमारे माइंड में ये नहीं कि कब करनी है, तो क्या आपके पास मोटिवेशन रहेगी? अब देखें, आपका गोल है इंक्रीज टेम्परेचर है पेशेंट का, उसको रिड्यूस करना, यही गोल है। जो टेम्परेचर रिड्यूस करने वाला एक्ट है, आपके पास स्पेसिफिक होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए मुझे कोल्ड स्पंजिंग करनी है। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि आपके माइंड में स्पेसिफिक इंटरवेंशन होनी चाहिए कि इसको कोल्ड स्पंजिंग करनी है। करना आपने टेम्परेचर रिड्यूस है और आप कर रहे हो काउंसलिंग, तो क्या टेम्परेचर रिड्यूस हो पाएगा? और मेजरेबल, जो गोल आप अचीव करना चाह रहे हो उसको आप मैयर कर सको। अब आ जाते हैं अटेनेबल। तो अटेनेबल का मतलब है कि वो चीज़ जिसको आप इजीली हासिल कर सको। तो टेम्परेचर रिड्यूस होना, उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास होंगे तो ही आप सेट करोगे ना। अगर सपोज किसी पेशेंट को सर्जरी एडवाइज्ड है और मेडिसिन आप एडवाइज करके उसको घर भेज दो, तो क्या उस डिजीज़ को आप क्योर कर पाओगे? और रेलेवेंट, हाइपरथर्मिया है, उसका रेलेवेंट इंटरवेंशन क्या होगी फिर? कोल्ड स्पंजिंग बताई। एंजाइटी है पेशेंट को, तो आपकी रेलेवेंट इंटरवेंशन क्या होगी? काउंसलिंग, एग्जैक्टली। और टाइम बाउंड, तो टाइम बाउंड का मतलब ये है कि आपके पास किसी भी इंटरवेंशन का स्पेसिफिक टाइम होता है। मिसाल इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कि ये भी है, एक पेन है किसी पेशेंट को और किसी डॉक्टर ने डाइक्लो एडवाइस की है, डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन एडवाइस की है, आपने उसको डाइक्लोफेनिक सोडियम लगाई, तो डेफिनेटली आपके पास उसकी रेंज होगी कि भाई घंटे के अंदर उसका पेन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर वो घंटे के अंदर पेन रिड्यूस नहीं हुआ, तो क्या आप यही सोचोगे नहीं डाइक्लो है 2 घंटे के बाद हो सकता है, 6 घंटे के बाद? नहीं, आपके पास सर्टन एक क्राइटेरिया सेट हुआ होगा कि इतनी सर्जिकल पेन है तो इसको डाइक्लो के साथ मुझे सेंट्रली एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं वो भी देनी पड़ेंगी। चलें आगे चलते हैं। हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले था एस्टेब्लिशिंग दी प्रायोरिटीज़ और दूसरे नंबर पे था डेवलपिंग दी गोल्स। अब क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम। एस्टेब्लिशिंग एक्सपेक्टेड आउटकम में आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड आउटकम बेस्ड अपॉन ईच गोल। गोल क्या है? टेम्परेचर रिड्यूस करना, और इंटरवेंशन क्या है? कोल्ड स्पंजिंग करना। तो आउटकम क्या होगा कि रिड्यूस भी होगा, यानी 10 मिनट की कोल्ड स्पंजिंग होगी और आउटकम क्या होगा कि 20 मिनट के अंदर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू ईच गोल। पेन है, एंजाइटी है, डायरिया है, तो इतने मिनट्स में उसका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा और नॉर्मलाइज हो जाएगा, इतने मिनट के अंदर उसका पेन रिड्यूस हो जाएगा, इतने आवर्स के अंदर इसकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी, इतने दिनों के अंदर इसका जो सर्जिकल जो कट है वो हील हो जाएगा। अब क्लियर हुई बात? गोल्स आपके रियलिस्टिक होने चाहिए और म्यूचुअली डिजायर्ड बाय द पेशेंट एंड नर्स। म्यूचुअली डिजायर्ड का मतलब क्या है कि दोनों, केयर गिवर है और पेशेंट है, दोनों की बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग वाला हो। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को सर्जरी एडवाइज्ड है लेकिन पेशेंट इज नॉट विलिंग, तो क्या उसकी सर्जरी हम कर पाएंगे? तो उसकी फिर काउंसलिंग की जाएगी।
अनटिल अनलेस, जब तक वो इस बात पे एग्री नहीं होता, म्यूचुअली डिजायर उसका नहीं बन पाता। चले आगे चलते हैं। गोल मस्ट बी अटेनेबल विद इन अ डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। जो वो वाला गोल सेट करो जो अटेनेबल है। ये ऑलमोस्ट स्मार्ट वाला ही प्रिंसिपल्स हैं जो लिखे हुए हैं। चलें आगे चलते हैं। गोल्स इन द प्लानिंग फेज। अब गोल खुद भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो देखते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं। डिजायर्ड आउटकम एक्सपेक्टेड टू बी अचीव इन फ्यू मिनट्स और फ्यू डेज। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जिसको सर्जरी होनी है, तो सर्जरी तो हो गया उसका लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होगा, सर्जरी की वजह से उसको फियर हो रहा है, तो फियर हम मिनट्स के अंदर, आवर्स के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म गोल को देखते हैं। डिजायर्ड आउटकम एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कितने? वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स। अब देखें, कंपेयर करें शॉर्ट टर्म गोल को लॉन्ग टर्म से। शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो रहा है कितने में? फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज। और लॉन्ग टर्म कितने में अचीव हो रहा है? वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। मिसाल के तौर पे कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कैंसर ट्रीटमेंट ने क्या किया कि इसके माउथ को अल्सर करा दिया। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि किसी तरीके से हम डाइट प्लान इसका ऐसा बनाएं ताकि उसको मिलती रहे। और लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा कि परमानेंट क्योर के हवाले से या परमानेंट जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम लेंगे। तो ये फिर डिफरेंस हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म गोल का एग्जांपल क्या है? सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम, ये डायग्नोसिस है। एग्जांपल के तौर पे डायग्नोसिस, सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू चेंज इन फंक्शनल एबिलिटीज ड्यू टू लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। क्या है मरीज को? लो सेल्फ स्टीम। क्या कर रही है नतीजे में? फंक्शनल एबिलिटीज बॉडी पार्ट की लूज हो रही है। अब इसको हमें बेहतर करना है, तो बेहतर करने के लिए हमारा आउटकम फिर क्या होगा? क्लाइंट विल डेमोस्ट्रेट एडाप्टेशन टू फिजिकल चेंजेस एंड एक्सेप्टेंस टू ऑफ सेल्फ एज एम्प्यूटी विद इन 90 डेज फॉलोइंग सर्जरी। असल में ये सेल्फ स्टीम लो वाला था किसी बंदे की एम्प्यूटेशन, किसी ऑर्गन का कट जाना। तो किसी का अगर ऑर्गन कट जाता है तो उस बेचारे की सेल्फ स्टीम तो कम होगी ना। एम्प्यूटेशन वाला जो ऑर्गन है हम उसको तो कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन एटलीस्ट हम उसकी जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुई है उसको तो बेहतर कर सकते हैं ना। ऑर्गन नहीं है तो उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ना उसको, वो तो आ तो नहीं सकता। हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा? डेमोस्ट्रेट करेगा। अगर इसने किया तो हमने गोल अचीव कर लिया, अगर नहीं किया तो हमें फिर रीअसेस करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? डेमोस्ट्रेट में एडाप्टेशन विद फिजिकल चेंजेस एंड एक्सेप्टेंस टू सेल्फ। मान जाएगा खुद को कि हाँ ये हुआ है, कोई इशू नहीं है, जिंदगी तो चल रही है ना। किसी के रिलेटिव की डेथ हो जाती है, उसको महीनों तक बेचारे को उसकी ऑब्सेशन सी होती रहती है। जैसे ही उसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया उसकी हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छा, अब आ जाते हैं एलिमेंट नंबर 4। अभी गोल्स सेटिंग, आपने गोल सेट कर दिए, आपने गोल सेट कर दिए। सिलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन रेलेवेंट टू दी नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके अंदर हम फिर राइट डाउन करते हैं कि इस पेशेंट को ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, उसकी डायग्नोसिस है मुझे ये 3 मिली हैं, उनकी ये इंटरवेंशन होगी। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट द केयर प्लान। ये लास्ट है कि जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें रिटन पेपर वर्क में लाते हैं। आफ्टर प्रायोरिटाइजेशन गोल्स एंड आउटकम सेटिंग एंड इंटरवेंशन एस्टेब्लिश्ड, द नर्स मस्ट डॉक्यूमेंट द केयर प्लान। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा।